हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आप लोगों का एग्जाम प्रिपरेशन और भी बेहतरीन हो, उसके लिए मैं भी अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं और इसी श्रेणी में मैं एक और वीडियो सीरीज लेकर आप लोगों के पास आया हूं और इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग BPCG 173 बुक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इस बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड जो उसके आंसर्स होंगे उसको हम लोग आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और ये जो वीडियो सीरीज है ये कुल मिलाकर के दो पार्ट्स में आएंगी। एक तो ये वाला जो अभी रिकॉर्ड हो रही है और ये आप लोगों के सामने होगी, और एक वीडियो सीरीज और आएगी, उसके अंदर हम लोग कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। BPCG 173 इस बुक का नाम है शायद स्वास्थ्य और जन कल्याण का मनोविज्ञान। एक सेकंड देख लेते हैं क्या नाम है एग्जैक्टली बुक का, नीचे करता हूं मैं। हाँ, सही बात है, यही है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोविज्ञान। मतलब कुल मिलाकर के इस बुक के अंदर जो है हेल्थ एजुकेशन की शिक्षा हमें दी गई है। हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, हम कैसे जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसके बाद हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा इस बुक के अंदर की गई है। तो इस बुक को अभी हम लोग पूरा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। 200-400 पेज की एक बुक है ये वाली, और इतने कम समय में हम लोग इतने बड़े बुक को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो सीधे सीधे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चलते हैं और उसको देख लेते हैं थोड़ा बहुत, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो ये हम लोगों के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की जो है एक सेट है और इसके अंदर से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये आज फर्स्ट सेट है, इसमें कुल मिलाकर के 2 या 3 गैस पेपर सेट होंगे और बाकी वाला जो एक सेट और होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ रेड हो चुका है। हमारे डिस्कशन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि स्वास्थ्य पर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। हमको अभी सबसे पहले इस प्रश्न को डिस्कस करना है। तो देखिए दोस्तों, जो स्वास्थ्य होता है उसको कई तरीकों से डिस्कस किया जा सकता है। कुछ लोग स्वास्थ्य को केवल शारीरिक तौर पर परिभाषित करते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम बिल्कुल ही स्वस्थ हैं। तो कुछ लोग स्वास्थ्य को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन कुछ अन्य लोगों का, कुछ अन्य बुद्धिजीवियों का और कुछ अन्य विचारक का कहना है कि हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ रहना चाहिए, तभी हम स्वस्थ कहलाएंगे। मेरी बातों को अब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या हमें डिस्कस करना है। एक सेकंड दोस्तों, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये वाला जो है, एक सेकंड बस। चलिए अब नीचे चलते हैं। हाँ, तो अब हम लोगों को ये डिस्कस करना है। देखिए कि ये जो संस्कृति होती है ना, किसी एक विस्तृत क्षेत्र की निशानी होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य के जो है 3 परिप्रेक्ष्य, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। एक तो पश्चिमी परिप्रेक्ष्य, दूसरा है पूर्वी परिप्रेक्ष्य और तीसरा है भारतीय परिप्रेक्ष्य। तो हम अभी इन तीनों परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, हाँ ये ठीक है। देखिए तो अभी मैंने आपको बताया ना कि 3 परिप्रेक्ष्य होते हैं स्वास्थ्य के। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ बुद्धिजीवियों का, कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि स्वास्थ्य जो है वो केवल हमारे शरीर से संबंधित है। कुछ का कहना है कि स्वास्थ्य जो है वो हमारे शरीर और हमारे मन दोनों से संबंधित है। और कुछ लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य जो है हमारे शरीर, मन और हमारे सोच सबसे संबंधित है, सभी एक दूसरे के पूरक हैं। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य के 3 परिप्रेक्ष्य के नाम मैंने अभी आप लोगों को बताए, जिसमें से सबसे पहला है पश्चिमी परिप्रेक्ष्य। पश्चिमी परिप्रेक्ष्य ये कहती है कि जो स्वास्थ्य है वो कुल मिलाकर के मनुष्य के शरीर से जुड़ा हुआ है। और जो पश्चिमी परिप्रेक्ष्य है इसकी शुरुआत यूनानी सभ्यता व यूनानी संस्कृति ने
की थी, और यह जो है एक पश्चिमी सभ्यता है या पश्चिमी संस्कृति है। और ये जो यूनानी लोग थे या यूनानी सभ्यता या संस्कृति में रहने वाले लोग थे, वो जो है कुल मिलाकर के स्वास्थ्य के 4 भाव को मानते थे। जिसमें सबसे पहला है रक्त, दूसरा है पीला पित्त, तीसरा है काली पित्त और चौथा है कफ। जो यूनानी संस्कृति थी वो कुल मिलाकर के इन्हीं चारों चीजों को मुख्य मानती थी स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में। रक्त अर्थात खून, जो ब्लड है, उसको वो लोग मुख्य मानते थे। पीला पित्त अर्थात ये एक तरीके से एक ऐसी समस्या है जिसमें कि अगर आप कभी भूखे पेट रहते हैं तो उल्टी होती है, तो उस उल्टी को, उस वॉमिटिंग को वो लोग पीला पित्त कहते थे। अब ये भूखे पेट रहने से भी हो सकती है, या किसी वायरस के संक्रमण से भी हो सकता है, या अन्य किसी भी समस्या के वजह से पीला पित्त आ सकता है। काली पित्त का मतलब है अवसाद। अवसाद का मतलब आप टेंशन से घिरे हैं, तनाव से ग्रसित हैं, तो उस स्थिति में प्लीहा, स्प्लीन नाम का जो एक जगह है, वो जो है काले पित्त का स्राव करती है। और कफ, जो वो सर्दी खांसी जो होती है, तो कुल मिलाकर के इन चारों चीजों के आधार पर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य पहले के जमाने में ये कहता था या ये कहती थी कि स्वास्थ्य जो है मूलतया इन्हीं चारों भावों से मिलकर हमारा बना है। अगर ये 4 सही हैं, रक्त, पीला पित्त, काली पित्त, कफ सही है, तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। और धीरे धीरे यही चीजें जो है आगे बढ़ती गई, और लोगों ने ऐसा माना कि हाँ, जो स्वास्थ्य जो है उसका संबंध केवल और केवल शरीर से है। फिर बाद में हिप्पोक्रेटस नाम से और भी अन्य विद्वान हुए जिन्होंने ये माना कि मन, शरीर और आत्मा आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो आत्मा और परमात्मा वाला कॉन्सेप्ट है ये तो हमारे इंडिया में है, लेकिन फिर भी बाहरी जो दार्शनिक वगैरह या मनोवैज्ञानिक वगैरह हुए, उन्होंने भी बाद में ये माना कि हाँ, शरीर का स्वास्थ्य का संबंध शरीर के साथ साथ हमारे मन से भी है, हमारे हृदय से भी है। लेकिन कुल मिलाकर के पश्चिमी परिप्रेक्ष्य स्वास्थ्य का ये कहता है कि हमारे शरीर जो है, हमारे शरीर में अगर कोई समस्या है, शारीरिक समस्या ही हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, मानसिक समस्या हमारे स्वास्थ्य से नहीं जुड़ी हुई है। क्लियर है? मेरी बातों को अब आप लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं। ये सब बताने के लायक नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, छोटी मोटी बातें लिखी गई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब है स्वास्थ्य का पूर्वी परिप्रेक्ष्य। ये जो स्वास्थ्य का पूर्वी परिप्रेक्ष्य है, ये कुल मिलाकर के भारत और चीन जैसे पूर्वी सभ्यता के दृष्टिकोण को संबंधित करता है। इसमें यह कहा जाता है कि स्वास्थ्य जो है केवल बीमारी नहीं है या बीमारी के लक्षण नहीं है, बल्कि इससे कुछ अधिक है। यदि कुल मिलाकर के आप स्वस्थ हैं तो इसका मतलब है कि आप खुश हैं, आपका जीवन कल्याणमय है, सुखमय है, आप जीवन में संतुष्ट हैं। अगर ये सब है और अपने सामाजिक समुदाय में आप बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं, बेहतर तरीके से कार्य को संपूर्ण करने में सक्षम है, तो इसका तात्पर्य है कि आप स्वस्थ हैं। और यही स्वास्थ्य का पूर्वी परिप्रेक्ष्य मानता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सॉरी दोस्तों, नीचे कुछ शोर शराबा होने लग गया था तो मेरा ध्यान उधर चला गया था, मैं माफी चाहता हूँ। खैर, मैं कहा था, अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कुल मिलाकर के जो स्वास्थ्य का पूर्वी परिप्रेक्ष्य है, इस परिप्रेक्ष्य का समर्थन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन भी करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मानना है स्वास्थ्य का संबंध केवल शरीर से नहीं है, अपितु इसका संबंध बेहतर शरीर और बेहतर मन से है, खुशी से है, कल्याण से है, जीवन में संतुष्टि से है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मानना है। क्लियर है? मेरी बातों को अब आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर छोटी मोटी बातें दी गई है। स्वास्थ्य को संपूर्ण साधन के रूप में देखने से स्वास्थ्य केवल भौतिक हो जाता है, ठीक है, बल्कि हमें इसे एक तरीके से ऐसे जोड़ना चाहिए जिसमें कि स्वास्थ्य भौतिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी चीजों से मिलकर के बना हो। मुझे आशा है कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। देखिए, स्वास्थ्य का मतलब अगर देखा जाए तो अभी आप लोग कहते हैं ना कि फीवर है,
बुखार है या सर्दी खांसी हो गई, तो आप लोग इसको शरीर से जोड़ रहे हैं कि शरीर में ये समस्याएं हुई तो हमारा स्वास्थ्य खराब है। लेकिन ये जो परिप्रेक्ष्य है जो हम अभी मानते हैं, फीवर आ गया या सर्दी खांसी हो गई, तो ये जो परिप्रेक्ष्य है ये पश्चिमी परिप्रेक्ष्य है। मतलब पश्चिमी सभ्यता का कहना है कि स्वास्थ्य का संबंध केवल शरीर से है, शरीर में कोई समस्या हुई तो वो इसका मतलब हुआ कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जबकि जो पूर्वी परिप्रेक्ष्य है उसका कहना हुआ, भैया देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर में समस्या हुई यही स्वास्थ्य का खराब होना नहीं है, बल्कि आपके शरीर में आपको फीवर हुआ, आपको सर्दी खांसी हुई, तो इसके साथ साथ आपके मन को भी तकलीफ हुई, आपके काम करने की क्षमता भी प्रभावित हुई, आप उदास हुए कि मेरी तबीयत क्यों खराब हुई। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें ही आपके स्वास्थ्य से संबंधित हैं, केवल शरीर नहीं जिसमें कि आपको दर्द हो रहा है, जिसमें आपको फीवर है, जिसमें आपको सर्दी खांसी हुई नहीं, बल्कि आपका मन भी इससे व्यथित है, चिंतित है। तो यही स्वास्थ्य का पूर्वी परिप्रेक्ष्य है। अब जो तीसरा परिप्रेक्ष्य है स्वास्थ्य का भारतीय परिप्रेक्ष्य, यह शुद्ध रूप से, मूल रूप से भारत की सोच पर निर्भर है। भारतीय लोग स्वास्थ्य को कैसे समझते हैं, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भारतीय लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य जो है वो एक संस्कृत शब्द स्वास्थ्य था, मतलब स्व, खुद का, और अस्थ अर्थात सचेत, मतलब खुद के लिए सचेत होना, खुद का ध्यान रखना, इसको जो है मूल रूप से भारतीय लोग स्वास्थ्य समझते हैं। मतलब मेरा कहना यह है कि खुद के प्रति सचेत होना ही हमारे बेहतर स्वास्थ्य को इंगित करता है। और इस तरीके से स्वास्थ्य का भारतीय परिप्रेक्ष्य कहता है कि जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां हमें होती हैं, हमें जो भी समस्या होती है, उसका कारण हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। अब इसी वजह से हमें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि आखिर हम क्यों खराब हैं, या मेरा स्वास्थ्य क्यों खराब हुआ। अगर हम अपने से, अपने दिल से आंसर खोजने की कोशिश करेंगे तो हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको मान लेते हैं कि सर्दी खांसी हो गई, ठीक है, अचानक से हो गई, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उसका ट्रीटमेंट लें, ठीक है, लेकिन साथ में ये भी सोचें कि आपको सर्दी खांसी हुई क्यों। तो आपके दिल से उत्तर आएगा, हो सकता है मैंने सर्दी के मौसम में ठंडा पानी ज़्यादा पी लिया हो तो सर्दी खांसी हो गई, या केला खा लिया हो, या दही खा लिया हो, मतलब ऐसे ठंडी चीज़ें खा ली हो जिससे कि सर्दी खांसी हो गई। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि हमारे अंदर जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों का कारण हमारे भीतर ही है, और हमें अपने भीतर ही उन सभी बीमारियों को खत्म करने का इष्टतम प्रयास करना चाहिए। अपने भीतर, अपने प्रति अगर हम सचेत हो जाए तो संभवतः हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे कि ठंडी के मौसम में लोग जैकेट पहन के निकलते हैं, गाड़ी पर जाते हैं तो विंड चीटर पहन लेते हैं ताकि खुद के प्रति सचेत रहे, खुद के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। ये तो समझ गए आप लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य। साथ ही सभी भारतीय आयुर्वेदिक प्रणाली या भारतीय चिकित्सा प्रणाली ये कहती है कि मनुष्य का स्वास्थ्य तभी स्वस्थ है, अच्छा है, जब उसका शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, नैतिक और भौतिक सभी प्रकार से सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेहतरीन हो, तभी जो है स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। मेरे ख्याल से अब आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि तनाव की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर पेन वगैरह नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरी बातों को अगर आप लोग सुन लेंगे तो आप लोग का काम हो जाएगा। कुल मिलाकर के तनाव होता क्या है, इसकी प्रकृति को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तनाव जो है उसको एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। जैसे कि ये BPCG 173 है, आई थिंक इसका एग्जाम 5 जनवरी को है या 6 जनवरी को है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। चलिए इस एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि कल आपका कोई भी पेपर है, कोई भी पेपर है, कोई कंपटीशन का पेपर हो या हो सकता है कोई एकेडमिक पेपर हो, आपका कल कोई भी एग्जाम पेपर है। कोई भी भद्दे से भद्दा बच्चा होगा, केयरलेस से केयरलेस बच्चा होगा, उसके दिल के एक कोने में जरूर होगा कि भाई कल मेरा पेपर है, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए या कुछ भी थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए ताकि मेरा पेपर ठीक से जाए। तो ये क्या है जो आप सोच रहे हैं, यही तनाव है। समझे मेरी बातों को। तो कुल मिलाकर के तनाव जो है नमक और काली मिर्च की तरह होता है, और तनावहीन जीवन जो है अभी प्रेरणा से रिक्त अनुभव करेगा, क्योंकि तनाव हमें निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया
कि कल आपका पेपर है, आपके दिमाग में आया, आपके दिल में आया और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। कुल मिलाकर के ये जो पेपर था, आने वाला पेपर था, ये आपके दिल में एक भावना पैदा करता है, आपको एक निश्चित दिशा में कार्य करने की स्थिति में ला देता है। और तनाव यही है। तनाव इंसान के जीवन में जरूरी है। हो सकता है कि कुछ तनाव नकारात्मक हो और हो सकता है कि कुछ तनाव सकारात्मक हो। अभी हम लोग नकारात्मक और सकारात्मक तनाव की चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग समझ गए होंगे कि तनाव क्या है। तनाव कुल मिलाकर के एक ऐसी स्थिति होती है जो कि मनुष्य को किसी काम को जल्दी करने की ताकत देती है, या जल्दी करने की प्रेरणा देती है, या फिर धीरे धीरे करने की प्रेरणा देती है। क्लियर है? हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार का तनाव है। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे जीवन में अभी फिलहाल ये तनाव है कि मैं इस वीडियो को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करूं ताकि आप सभी वीडियो को पसंद करें। ये क्या है? तनाव है। और ये सकारात्मक तनाव है, क्योंकि मेरी सोच सकारात्मक है कि मैं इस वीडियो को, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूं ताकि आप लोग खुश हो जाए और आप लोगों का एग्जाम भी अच्छा जाए। ये भी एक तनाव है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में तनाव है, और तनाव के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी गतिविधि को जल्दी से अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे सकता है। तो कुल मिलाकर के तनाव जो है किसी भी व्यक्ति को विभिन्न गतिविधियों को करने या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर है? अब देखिए, तनाव की भी एक सीमा होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तनाव कभी कभी सकारात्मक होते हैं और कभी कभी नकारात्मक होते हैं। अगर तनाव एक सीमा के अंदर हो तो वो तनाव जो है सकारात्मक होते हैं। अगर तनाव अत्यधिक हो जाए तो वैसे तनाव हानिकारक प्रभाव मनुष्य पर डालते हैं। क्लियर? और अगर सकारात्मक तनाव हो तो व्यक्ति का मन खुश हो जाता है, जबकि अगर नकारात्मक तनाव हो, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा सारी बातें, सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव। घबराइए नहीं, मेरी बातों को सुनिए। अगर नकारात्मक तनाव हो तो व्यक्ति इसका सामना करने में अपने आप को मुश्किल में पाता है, और फिर मनोवैज्ञानिक व शारीरिक रूप से वह अस्वस्थ सा अनुभव करने लगता है, मतलब खुद के अंदर अस्वस्थ सा फील करता है। मेरी बातों को अब आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि तनाव होते कितने प्रकार के हैं। क्लियर है? मेरी बातों को अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। तनाव के प्रकारों की चर्चा हम करते हैं। कुल मिलाकर के पांच तरह के तनाव होते हैं। सबसे पहला जो है तनाव, वो है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस मतलब तनाव अच्छा, मतलब अच्छा तनाव, उसे हम यू स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल आपकी शादी होने वाली, नहीं कल आपकी शादी नहीं, शादी की कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी मैंने। हो सकता है कि कल आपको नई नई नौकरी मिली हो और कल आपके नौकरी की ज्वाइनिंग हो, आपके योगदान दिवस का पहला दिन हो, तो आप तनाव में होंगे कि कल क्या पहन के जाएं, कैसे अच्छे से अच्छा दिखें, ताकि लोग, जो कलीग हैं, जो ग्रुप में जो लोग हैं, वो मेरे को पसंद करें, कैसे अच्छे से अच्छा काम करें कि बॉस मेरे को मतलब शाबाशी दे, या मेरा मैनेजर या मेरा सीईओ जो भी है, स्टोर मैनेजर या ऑफिस मैनेजर मेरे को शाबाशी दे। तो इसके लिए आप अपने आप को रेडी करेंगे। और ये क्या है? ये सकारात्मक तनाव है। दिस इज नोन एज यू स्ट्रेस। या फिर 10 दिन बाद आपकी शादी है और आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, कभी कार्ड वाले के पास जा रहे हैं, कभी टेंट वाले के पास जा रहे हैं, कभी फूड मेकर के पास जा रहे हैं, मास्टर शेफ के पास जा रहे हैं, कभी मेहंदी वाले के पास जा रहे हैं, कभी डीजे वाले के पास जा रहे हैं अपने अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। तो वो शादी जो है वो आपके लिए खुशी का मौका है। एंड इस टाइम में जितने भी काम आप कर रहे हैं ये सारे यू स्ट्रेस के अंदर आएंगे, क्योंकि ये सारे तनाव अच्छे हैं और इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि आप इसके अंदर रुचि ले रहे हैं और समय के साथ आप काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तनाव आपको एक निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज यू स्ट्रेस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यू स्ट्रेस। देखिए, जब तनाव न ही सहयोगी हो और न ही हानिकारक हो तो ऐसे तनाव को हम न्यू स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको इग्नू के असाइनमेंट सबमिट करने हैं, और इग्नू के असाइनमेंट सबमिशन की अंतिम तिथि आज से 10 दिन के बाद है। कुल मिलाकर के आपको 5 पेज लिखने हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं इन असाइनमेंट को 5 दिनों के अंदर लिख लूं। आपके असाइनमेंट सबमिशन की अंतिम तिथि 10 दिन है,
मतलब आज से 10 दिन के अंदर आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, और आपने ये प्लान बनाया कि भैया चलो हम इसको 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन होता क्या है ना कि आप कार्य करना आरंभ करते हैं और 5 दिन में अपने असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो इसमें आपका नुकसान हुआ क्या? आई होप कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास अतिरिक्त 5 दिन बचे हुए हैं। और इस तरीके से आपने असाइनमेंट बनाने के लिए जो तनाव लिया, वो ना ही आप उस तनाव ने ना ही आपका सहयोग किया और ना ही आपका कोई नुकसान किया। अगर सहयोग करता तो वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाता, और आप ज़्यादा मेहनत करते तो 5 दिन में कंप्लीट कर लेते। लेकिन आपने मेहनत थोड़ा कम किया और वो 5 के बदले 6 दिन लग गया। लेकिन इससे क्या आपको कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। आप न्यूट्रल थे, क्योंकि आपके पास अभी भी अतिरिक्त 4 दिन बचे हुए। 10 दिन में से 5 दिन में करना था, आप नहीं कर पाए, 5 दिन के बदले 6 दिन लग गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 दिन आपके बचे हुए, आप उस समयावधि में अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इस तरीके के तनाव न तो सहयोगी होते हैं और न हानिकारक होते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज न्यू स्ट्रेस। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग तीसरी बात करते हैं, व्यथा। ये तनाव की एक तीसरी श्रेणी है। इसमें अधिकतर लोग तनाव में रहते हैं। अब तनाव का मतलब हो गया कि इसमें आपको परेशानी होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो व्यथा, ये जो तनाव है, ये तीव्र तनाव भी होता है और छोटा तनाव भी होता है। इसको ये जो है अक्सर जो है ये जो तीव्र तनाव या दीर्घकालिक तनाव होता है, उसको ही हम लोग व्यथा कहते हैं। अभी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या कहते हैं, तीव्र तनाव की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपको अपने इग्नू के असाइनमेंट सबमिट करने हैं, और इग्नू के असाइनमेंट सबमिशन की अंतिम तिथि 5 दिन बाद है। आपने असाइनमेंट लिखने आरंभ किए और आप अपने असाइनमेंट 5 दिन में नहीं लिख पाए, तो इससे होगा क्या कि आप बहुत अधिक टेंशन में चले जाएंगे कि भैया मेरे असाइनमेंट सबमिशन की जो अंतिम तिथि थी वो अब खत्म हो गई, अब हम अपने असाइनमेंट कैसे सबमिट करेंगे। तो ये हो गया तीव्र तनाव, जो तुरंत आया, आपको परेशानी हुई और आप अब वो ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल लेता हूं मैं कि ऐसा भी हुआ कि आपको चोट लग गई कहीं पे और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और 10 दिनों तक दर्द होता ही रहा और आप उस दर्द से परेशान रहे, तो ये एक तरीके से स्ट्रेस है, व्यथा है, और ये तीव्र तनाव का एक एग्जाम्पल है। अब तीव्र तनाव में, जैसे कि मैंने आपको असाइनमेंट वाला एग्जाम्पल बताया कि 5 दिन के अंदर सबमिट करना था, आप नहीं कर पाए और आप चिंतित है कि अब असाइनमेंट सबमिट कैसे करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि 5 दिन के बाद जब आपका छठा दिन हुआ, आप चिंतित थे, और आपके चिंतित होने के 2 दिन के बाद एक खुशखबरी मिली कि आपके असाइनमेंट फिर से सबमिट हो सकते हैं। इग्नू वालों ने बोला कि भैया ठीक है, 5 दिन और एक्स्ट्रा देता हूँ, आप सबमिट कर दो। अब देखिए, वो जो तनाव था आपका, वो खुशी में बदल गई और आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए। तो ये जो तीव्र तनाव आया था 5 दिन में आपको करना था, नहीं कर पाए और आप थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, तो ये तीव्र तनाव था, आके चला गया, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर से इग्नू वालों ने असाइनमेंट सबमिशन के लिए ओपन कर दिया कि भैया आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। तीव्र तनाव आया और चला गया। लेकिन दीर्घकालिक तनाव की बात करें, जैसे कि असाइनमेंट सबमिट करना था, 5 दिन डेडलाइन थी, 5 दिन में आप कंप्लीट नहीं कर पाए और असाइनमेंट सबमिशन की डेट चली गई। अब नेक्स्ट असाइनमेंट सबमिशन 1 साल के बाद होगा, तो आप उस समय दीर्घकालिक तनाव में चले जाएंगे, भैया किसी तरह मेरा असाइनमेंट सबमिट हो जाता, मेरे मार्क्स लग जाते, मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाती। लेकिन चूंकि आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए, तो 1 साल तक अब आप अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो आप रह करके 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन पे ये चिंता करेंगे कि काश मैं अपने असाइनमेंट सबमिट कर देता। तो ये डिस्ट्रेस है, ये व्यथा है, क्योंकि ये जो है हमारे शरीर को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। तीव्र तनाव का भी समझ गए आप, और दीर्घकालिक तनाव भी समझ गए। या दीर्घकालिक तनाव को हम ऐसे भी समझने की कोशिश करते हैं, हो सकता है मान लेते हैं कि आपको बुखार हुआ, तो ये तीव्र तनाव हुआ, ठीक है, बुखार आया और चला गया। लेकिन जो दीर्घकालिक तनाव, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, तो ये दीर्घकालिक तनाव है, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा, ये बहुत लंबा चलेगा। मेरे ख्याल से अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं, अगला है हाइपर स्ट्रेस। अत्यधिक तनाव को हाइपर स्ट्रेस कहते हैं। देखिए, जब कभी कभी क्या होता है कि आप लिमिट से ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो उस स्थिति को हाइपर स्ट्रेस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी आपको किसी भी कारण से
50 लाख रुपए की जरूरत है, हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो, किसी की कोई सर्जरी वगैरह करनी हो, तो आपको 50 लाख रुपए की आवश्यकता और आपके पास 2 लाख रुपए हैं। आप सोचेंगे कि किसी तरीके से उसकी जान बच जाए, सर्जरी जरूरी है और 50 लाख रुपए भी जरूरी है, तो उस समय आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे कि ये कर दे वो कर दे, कैसे भी करके 50 लाख ले आए। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग हाइपर स्ट्रेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक तनाव की स्थिति है, जिसमें कि व्यक्ति जो है अत्यधिक चिड़चिड़ा हो जाता है, इसे हम हाइपर स्ट्रेस कहते हैं। अब 5वां नंबर है जो है, जिसे हम हाइपो स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, इसको हम अपर्याप्त तनाव की स्थिति कहते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल उल्टा है। इसमें होता क्या है ना, कि जैसे कि कोई व्यक्ति विल्ला बैठा हुआ, कोई काम धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा दिन फोन चला रहा है, लैपटॉप चला रहा है, फिर खाया फिर सो गया, फिर खाया फिर सो गया, फिर खाया सो गया, लैपटॉप चलाया, फोन चलाया, सो गया। ऐसे करते करते वो एक काम को कितने दिन करेगा? मेरे ख्याल से 1 महीना 2 महीना जब वो इसी तरीके से करते रहेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसे फोन चलाने से भी मतलब मन उब जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम हाइपो स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ना हमें किसी काम को करने की प्रेरणा मिलती ही नहीं है। या फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, और आपको है ना 6 के 6 घंटी, मतलब आप लोग स्कूल जाते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि घंटियां होती है, 1 घंटी 2 घंटी। तो एक शिक्षक जो है अलग अलग क्लासेस में जा करके अपने लेक्चर्स देते हैं, अलग अलग क्लासेस में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसा हो जाए, मान लेते हैं कि किसी शिक्षक को, मान लेते हैं आप ही वो एक शिक्षक है, आपको कुल मिलाकर के 2-3 महीने तक एक ही क्लास में सारी घंटी लेने को दे दी गई। 2-3 महीने तक आप एक ही बच्चों को पूरा का पूरा दिन पढ़ाते रहें, तो ऐसे में क्या होगा ना, एक समय ऐसा आएगा कि आप उब जाएंगे उस काम से, आपको उस काम में मन नहीं लगने लगेगा। तो वैसे सिचुएशन को हम हाइपो स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगला है तनाव के लक्षण क्या है। देखिए तनाव के लक्षण हमें कई तरीके से देखने को मिल सकते हैं। उनमें से कुछ मुख्य जो है वो शारीरिक लक्षण है, संवेगात्मक लक्षण है, मनोवैज्ञानिक लक्षण है और व्यवहारात्मक लक्षण है। शारीरिक लक्षण की बात करते हैं। सबसे पहले शरीर से संबंधित लक्षण। देखिए तनाव और स्वास्थ्य जो है हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, मतलब सॉरी, तनाव और स्वास्थ्य जो है आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब तनाव हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। तनाव अच्छा भी होता है और तनाव बुरा भी होता है। अभी जो हम तनाव के लक्षण की बात कर रहे हैं वो कुल मिलाकर के आपको कभी कभी अच्छे सिचुएशन में भी हमें देखने को मिलते हैं ये लक्षण, और अधिकतर समय ये तनाव के लक्षण हमें बुरे स्थिति में देखने को मिलते हैं, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, जब हम व्यथा में रहते हैं। देखिए शारीरिक लक्षण की बात करते हैं, तो जब तनाव होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि शरीर में जो है ऊर्जा की कमी हो जाती है। जैसे कि सारा दिन आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, ये करना वो करना वैसे करना है, तो सुबह जब आप जाते हैं तो एनर्जेटिक होकर जाते हैं, पूरे शरीर में अच्छी खासी शक्ति रहती है। बट शाम आते आते तक आप संपूर्णतया थक जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है। सिर दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, स्ट्रेस हो जाता है तो सिर दर्द या माइग्रेन हो जाता है। कभी कभी दर्द या पीड़ा हो जाती है, जैसे कि आपको किसी सिलाई मशीन का काम करना, सारा दिन आपको मशीन चलाते रहना है 80 to 20 आवर्स, तो क्या होगा ना कि फिर आपके शरीर में दर्द पीड़ा होने लगेगी, सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, नींद की कमी होना, मुंह में सूखापन, मांसपेशियों में तनाव का अनुभव। तो ये सारी चीजें जो हैं और ये सारे लक्षण जो हैं वो कुल मिलाकर के तनाव के लक्षण है, और ये शारीरिक लक्षण है। अब है आगे संवेगात्मक लक्षण। संवेगात्मक लक्षण का मतलब हो गया कि मतलब हमारे बॉडी के अंदर या हमारे हाव भाव से वो चीजें आसानी से दिख जाना। जैसे कि किसी काम के प्रति निराशा प्रदर्शित करना, जैसे कि सुबह से आप ऑफिस में गए, बहुत सारा काम किए, और शाम को जब आप घर लौटे तो थके हारे लौटे, और आपको कोई एक काम घर में दे दिया कि भैया ये कर दो, तो उस समय आप उस काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि आप सारा दिन थके थे। तो आप निराशा प्रदर्शित करेंगे, उस काम को करने में टालेंगे कि भैया कल कर देंगे, परसों कर देंगे, तरसों कर देंगे। तो वो निराशा प्रदर्शन है। या फिर कोई काम आपको मिल गया शाम को आते आते, तो आपने चिड़चिड़ापन, मतलब अब भैया थक के आए हैं, क्या ही काम करना, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाएगा, फिर गुस्सा करेंगे। या फिर ऐसा होगा कि सारा दिन आपने काम किया, थक के आए हैं, शाम को घर आएंगे, 5 लोग बैठे रहेंगे, फिर भी आप अपने अंदर अकेलापन का अनुभव करेंगे कि भैया मैं अकेला हूँ, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कुछ है ही नहीं। तो ये संवेगात्मक लक्षण है।
मनोवैज्ञानिक लक्षणों की बात करें तो कुल मिलाकर के अब सारा दिन काम करके आए तो शाम आते आते आपका क्या हुआ कि आपका मन जो है वो अस्थिर हो जाएगा, उल्टे पुल्टे विचार मन में आने लगेंगे, फिर काम करने में वो रुचि नहीं लगेगी और आप सही निर्णय शायद नहीं ले पाएंगे। व्यवहारात्मक लक्षण की बात करें, देखिए कोई काम इंसान बार बार करते रहता है तो वो काम करने का जब अभ्यस्त हो जाता है तो फिर उसको है ना कभी कभी दिक्कत होती है, मतलब मन उब सा जाता है तो व्यक्ति जो है अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन ला देता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि जो बस ड्राइवर्स होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि अपने तनाव को कम करने के लिए रात को या तो शराब का सेवन करते हैं या फिर मुंह में किसी भी तरीके का गुटखा पान वगैरह सेवन करते हैं, ताकि उनका जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है वो कम हो और साथ ही साथ उसको कोई परेशानी नहीं हो। जैसे बस ड्राइवर्स वगैरह जो रात भर राइडिंग करते हैं, बस चलाते हैं, तो बस ड्राइविंग करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि गुटखा वगैरह सेवन करते हैं ताकि उनका मुंह जो है वो चलता रहे। मुंह चलते रहने से उनको नींद नहीं आती है, प्लस उनको टेंशन नहीं रहता है, उनको उनका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम होता रहता है। तो ये सारे व्यवहारात्मक लक्षण हैं। मेरे ख्याल से इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने, कोपिंग की शैलियों का वर्णन कीजिए। कोपिंग की शैली, कोपिंग का मतलब समझते हैं दोस्तों? कोपिंग का मतलब होता है तनाव को कम करना। तो तनाव को कम करने की जो शैलियां हैं उनके वर्णन की बात यहाँ की जा रही है। देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर के तनाव को कम करने की मुख्यतः दो शैलियां हैं। पहली शैली है पूर्व सक्रिय शैली और दूसरी शैली है आपको संवेग केंद्रित शैली। संवेग केंद्रित शैली। इस पूर्व सक्रिय शैली को पृथक्करण शैली भी कहते हैं। आप लोग लिख सकते हैं या मेरी बातों को सुन लेंगे काफी। और ये जो संवेगीकृत शैली है इसको हम लोग समस्या केंद्रित शैली भी कहते हैं। देखिए समस्या केंद्रित, देखिए यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी बातें जो लिखी गई है उनको नहीं देखेंगे, मूलतया ये दो मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग मेरे को सुन लीजिए, बस आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। देखिए जो पूर्व सक्रिय शैली होती है कोपिंग की, उसमें क्या होता है ना कि जैसे आपको कोई तनाव आने वाला है तो उसके लिए आप पहले से तैयार हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि हर व्यक्ति या तो जीवन बीमा करवा लेता है या फिर अपना सुरक्षा बीमा या स्वास्थ्य बीमा करवा लेता है, जबकि उस व्यक्ति को पता है कि ना ही अभी उसकी मौत हो रही है, ना ही उसका अभी स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लेकिन वो जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा क्यों करवाता है? ऐसा आपने सोचा है? नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल वो बीमा इसलिए करवाता है ताकि वो भविष्य में आने वाले तनाव से अपने आप को बचा सके, अपने आप को सुरक्षित रख सके। मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपना स्वास्थ्य बीमा ले रखा हो और आज से उसने अपना स्वास्थ्य बीमा स्टार्ट किया। 10 साल का बीमा है, लेकिन 5 साल के बाद जाकर के उसके स्वास्थ्य में कमियां आने लगती हैं। बेचारे का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कैंसर हो जाता है या अन्य कोई बीमारी हो जाती है, सर्जरी जरूरी है। उस समय 50 लाख रुपये लगने हैं, बेचारे के पास पैसा नहीं है, तो उस समय उसकी मदद कौन करेगा? तो वो बीमा कंपनी करेगी, वो स्वास्थ्य बीमा कंपनी करेगी जिसके अंदर उसने पैसा डिपॉजिट किया था। तो ये पूर्व सक्रिय शैली है जिसमें कि तनाव आता नहीं है, बल्कि तनाव के आने से पहले व्यक्ति उसके लिए तैयार रहता है कि भैया आएगा तो हम उसका सामना अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और इसी शैली को हम लोग पृथक्करण कोपिंग की शैली भी कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब ये तो समझ गए कि व्यक्ति जो है तनाव के आने से पहले तैयार रहता। अक्सर अगर जो सकारात्मक तनाव होता है व्यक्ति उसमें खुश हो जाता है, लेकिन नकारात्मक तनाव में व्यक्ति उदास हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, 50 लाख की आवश्यकता है, बेचारे के पास नहीं है, या फिर स्वास्थ्य कंपनी का बीमा ले रखा है तो बेचारा का काम चल गया। मान लेते हैं कि अगर व्यक्ति बीमा नहीं लेके रखता या इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं होती तो उस व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती, कोई परेशानी हो जाती, तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति की जान बचती क्या? नहीं बचती। तो कुल मिलाकर के तनाव के आने से पहले तनाव से निपटने के लिए तैयार रहने की जो शैली है उसे ही हम पूर्व सक्रिय कोपिंग शैली अथवा पृथक्करण की कोपिंग शैली के नाम से जानते हैं। अब जो दूसरी कोपिंग शैली है उसे हम लोग संवेग केंद्रित और समस्या केंद्रित कहते हैं। अब हम लोग दूसरे
परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि आपकी तबीयत हो गई खराब, या आपकी बात छोड़ देते हैं, किसी और की बात करते हैं। कोई एक व्यक्ति है, उसकी तबीयत खराब हो गई और 50 लाख रुपए की आवश्यकता है उसे, उसके तबीयत को ठीक करने में, और उस बंदे में इतनी ताकत है कि वो 48 लाख या 46 लाख रुपए अपना जमा कर सकता है या जुटा सकता है। तो उसने 46 लाख जुटा लिए। तो 46 लाख जो उसने जुटा लिए, तो इसका मतलब है कि उसने अपने तनाव को बहुत हद तक कम कर लिया, क्योंकि 50 लाख जुटाने थे, 46 लाख तो उसने जुटा लिए। अब 4 लाख जुटाने के बराबर तनाव ही उसको लेना है। तो ये क्या है? संवेग केंद्रित और समस्या केंद्रित कोपिंग की शैली है, जिसमें कि समस्या सामने होती है और उससे निपटने का उपाय तुरंत खोजना होता है। समस्या सामने आ खड़ी है और व्यक्ति को उससे निपटने के लिए तैयार रहना, या फिर उस समस्या को बहुत हद तक कम करने की कोशिश करना। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कल आपका एग्जाम होना था, आपको पता नहीं चला कल आज, ठीक है, लेकिन अचानक से जब कल सुबह हुआ, मतलब आने वाला सुबह, आपको याद आया कि मेरा तो आज एग्जाम है। तो उस समय आप क्या करेंगे? आधे घंटे 1 घंटे का समय बचा, तो आप जल्दी जल्दी में जो भी इच्छा हुआ उसको पढ़ के चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि समस्या आपके सामने खड़ी थी, आपने समाधान ढूंढा कि भैया चलो 5 पेज आंसर ना कर पाए तो कम से कम 1 घंटा पढ़ लेते हैं, तो 2 पेज तो आंसर जरूर कर देंगे। तो इस तरीके की शैली को हम लोग संवेग केंद्रीकृत और समस्या केंद्रीकृत कोपिंग की शैली के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से ये सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है कोपिंग के विभिन्न चरण हैं, मतलब जो आपको एक तरीके से इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि तनाव को कम करने के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में भी। सबसे पहला है चरण 1, संसाधनों का संचय। मान लेते हैं कोई भी तनावपूर्ण स्थिति आने वाली है या आ चुकी है, तो उस समय व्यक्ति सबसे पहले ये सोचेगा कि हमें आवश्यकता किस चीज की। मान लेते हैं जैसे ऑपरेशन होना है, 50 लाख की आवश्यकता है, तो 50 लाख रुपए जुटाना, ये क्या है? ये क्या है? एक तरीके से संसाधनों का संचय करना है। पैसा इकट्ठा करना क्या है? संसाधनों का संचय करना। या फिर मान लेते हैं कोई बीमारी हो गई है, तो सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त करना है कि भैया उसको समस्या क्या है। क्लियर? चरण 2 है संभावित तनाव कारक की पहचान या अनुमान लगाना है। जैसे मान लेते हैं कि 50 लाख रुपए की आवश्यकता है, आपने उसका इंतजाम कर लिया। अब ये पता करना है कि भैया समस्या क्या है जिसके लिए 50 लाख रुपए खर्च होने हैं। तो संभावित तनाव के बारे में जानकारी होना चाहिए, फिर कितने लेवल तक नुकसान पहुंचा सकता है ये जानकारी होनी चाहिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। चरण 3 है प्रारंभिक मूल्यांकन। देखिए, है ना, कि तनाव उत्पन्न कैसे हुआ, मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम था कि ये समस्या आई, ऑपरेशन की नौबत आ गई, और ये कैसे स्टार्ट हुआ। फिर चरण 4 कि तनाव की स्थिति से निपटने का प्रयास। अब जैसे कि 50 लाख रुपए हो गए, सारी चीज 50 लाख रुपए भी आ गए, सारी चीजें हो गई। अब एक तरीके से अब ऑपरेशन होना चाहिए, सर्जरी होनी चाहिए, ताकि तनाव को ठीक किया जा सके। क्लियर? 5वां चरण है प्रतिक्रिया लेना और उसका उपयोग करना। देखिए, अब जैसे मान लेते हैं कि ऑपरेशन वगैरह हो गया, अब डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लेंगे, भैया ठीक है सर, अब जो होना था हो गया, अब मेरे को मेडिसिन वगैरह दे दीजिए, आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए मुझे कैसे कैसे रहना है, किस तरीके से चलना खाना पीना है, उसके बाद कैसे अपना जीवन यापन करना है। तो कुल मिलाकर के ये जो है कोपिंग के 5 चरण हैं। मेरे ख्याल से अब आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। क्लियर है? ये सब तो बता चुका हूं मैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को शॉर्ट टर्म में बता दी हैं। अब देखिए, भोजन आहार और मोटापे से संबंधित, कहाँ गया भाई पेन मेरा, भोजन आहार और मोटापे से संबंधित बीमारियों का वर्णन कीजिए। भोजन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो कुल मिलाकर के भोजन वो है दोस्तों जिसे हम ग्रहण करते हैं, चावल दाल रोटी, चाहे वो इस तरीके के अनाज हो, या फिर चाहे फास्ट फूड हो, मोमो चाउमीन बर्गर पिज्जा वगैरह, ये सब क्या है? एक तरीके से भोजन है, और ये हम रोज खाते हैं, क्योंकि अगर हम भोजन ही ना खाएं तो हमारे शरीर में जो मुख्य न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मुख्य पोषक तत्व हैं, वो नहीं जाएंगे और हम एक तरीके से निस्तो नाबूद हो जाएंगे। हमारा जो शरीर है वो एक तरीके से केवल और केवल कंकाल तंत्र बन के रह जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो भोजन जरूरी है, और कुल मिलाकर के
मैं आपको एक चीज और कह देता हूं कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है वो केवल और केवल इस पेट रूपी राक्षस के लिए ही हो रहा है, इसी भोजन के लिए ही हो रहा है। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है तो केवल और केवल भोजन के लिए। अगर पृथ्वी पर भोजन की आवश्यकता ही ना होती या ये पेट ही ना होता तो मनुष्य कुछ करता ही नहीं, उसके अंदर कुछ करने की इच्छा जागती ही नहीं। तो कुल मिलाकर के भोजन जरूरी है और यह जो है हम प्रतिदिन करते हैं। भोजन में मुख्य रूप से 5 घटक पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, विटामिन एंड एक कौन सा है भाई, एक एक कौन सा है, लिपिड है शायद, हाँ लिपिड है, लिपिड ही है, फैट को ही लिपिड बोलते हैं। 5 है, एक याद कर लेने दीजिए मेरे को। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट, लिपिड, 4 ही है शायद, एक मुझे याद नहीं आ रहा, मे बी मेरे दिमाग से उतर गया हो। और कुछ खनिज पदार्थ, वाटर और रफेज की आवश्यकता होती है जो हमारे शरीर में जरूरी है। ये पांच न्यूट्रिएंट जो है जरूरी है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को जीवित रखते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, शर्करा का गठन करते हैं। अब देखिए ये साइंस का टर्म है, बायोलॉजी का टर्म है और कहीं कहीं पर केमिस्ट्री में भी इसकी चर्चा की गई है, बायोकेमिस्ट्री लोग बोलते हैं, तो उसमें भी इसकी चर्चा की गई है। तो मुझे उतना डीप में नहीं जाना। यहाँ मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट एक टर्म है। देखिए सबसे अधिक एनर्जी अगर हमें कोई भी न्यूट्रिएंट प्रदान करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट ही प्रदान करता है, और अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए हमारे बॉडी के अंदर तो हम कई सारी समस्याओं से घिर जाएंगे। क्वासिरकोर और मारस्मस वगैरह जो बीमारियां होती है वो हमारे शरीर में आ जाएंगी। फिर लिपिड जो है, वसा, फैट जो है वो हमारे, अगर हम खाना ठीक से नहीं खाएंगे या कम खाना ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वगैरह, फैट वगैरह जमने लगेगा। फिर प्रोटीन जो है वो भी हमारे बॉडी में जरूरी है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है तो दूध, अंडा, मछली, पनीर, उसके बाद क्या कहते हैं ये दाल वगैरह से भी मिलता है। विटामिन जो है यह जरूरी है, बहुत ही कम मात्रा में, यह भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आप लोग विटामिन भी समझ गए होंगे। अब देखिए इन सभी चीज, जो भी भोजन हम लेते हैं उस भोजन के अंदर ये सारी चीजें होती है, विटामिन, फैट, प्रोटीन, लिपिड। और भोजन की मात्रा में कमी होने की वजह से इन सभी न्यूट्रिएंट्स में कमी हो जाएगी, चाहे तो विटामिन कम हो जाएगा, चाहे तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह या फिर फैट वगैरह कम हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, फिर हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होंगी, रोग उत्पन्न होंगे और हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहेगा। और अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हमारे शरीर पर भी बुरा प्रभाव डालेगा और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालेगा। मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भोजन जो है, हम जो भोजन करते हैं ना वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे पहला फैक्टर है जन्मजात, हम जो जैसे जन्म लेते हैं तो हमें माता का दूध या माता का स्तनपान करवाया जाता है, और फिर हम जो है वहीं से धीरे धीरे अलग अलग तरीके से भोजन वगैरह जो है लेना आरंभ करते हैं। फिर पर्यावरणीय कारक, कुछ लोग मतलब जैसे कि दिल्ली वगैरह के लोग हैं, वो लोग फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, जबकि हमारे ग्रामीण इलाके में हम लोग क्या करते हैं तो सात्विक खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे चावल, दाल, रोटी वगैरह ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है कि लोग जो है अलग अलग चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। फिर भोजन खरीदने और खाने की आदतों को प्रबंधित करना चाहिए और इसको नियंत्रित भी करना चाहिए। जैसे कि हमें क्या खाना चाहिए, हम क्या खाएंगे कि हमारा बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, हमको कोई नुकसान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के हमें अपने खाद्य प्रवृत्ति के बारे में भी जानना चाहिए कि हमारा बॉडी किस चीज़ के लिए बना है, कैसे हम क्या खाएंगे कि वो हमारे लिए पौष्टिक होगा और हानिकारक नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे, क्लियर है। अब देखिए कुल मिलाकर के अगर हम क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, एक सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ये सब तो कर चुके थे, तनाव पूर्ण स्थिति से, ये वाला नहीं था क्वेश्चन। क्या था भाई, एक सेकंड, हाँ, मोटापे से संबंधित बीमारियों की चर्चा कीजिए। देखिए दोस्तों, हम कुछ भी खाएं, कैसे भी खाएं,
वो हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना हमारे शरीर में मोटापा नुकसान पहुंचाएगा। हमें फैटी खाने कम खाने चाहिए, क्योंकि ये फैट जो है वो हमारी बॉडी में जब जम जाता है, फैट चाहे तो पेट में जम जाएगा कोलेस्ट्रॉल के रूप में, या बॉडी मसल्स में जम जाते हैं, तो फिर ये हमें नुकसान पहुंचाने लगते हैं। और नुकसान कैसे पहुंचाते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हमारे शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है, मोटापा आने लगता है, तो क्या होता है कि हमारी वर्किंग इफिशियंसी, हमारे जो काम करने की जो दक्षता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ हमें दिक्कत होने लगती है, हमारे खून के जो थक्के होते हैं, हमारे खून जो है वो थोड़े जमने लगते हैं। इससे हमारी धमनियों में खून का थक्का जम जाता है और हमारी हमारी मौत हो जाती है हृदयाघात से, मतलब हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है हमको। या फिर अगर हमारे शरीर में मोटापा है तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमें ब्लड प्रेशर हाई रहता है मनुष्य का। फिर उसके बाद डायबिटीज वगैरह, मधुमेह वगैरह, इस तरीके की बीमारियां जो है वो हो जाती हैं। ठीक है, और मोटापा अगर क्या कहते हैं कि अनुवांशिक हो, मतलब माता पिता से बच्चे में चले जाए, तो फिर बच्चे को भी दिक्कत होती है। तो मोटापा जो है एक तरीके से बहुत अधिक समस्या क्रिएट करती है। कुल मिलाकर के हमें मोटापे से दूर रहना चाहिए। अगर मोटापा है तो इसका मतलब है आपके जीवन में तनाव ज़्यादा है, और जितना अधिक मोटे आप होंगे आपके जीवन में तनाव उतना अधिक बढ़ेगा, आपके वर्किंग की इफिशियंसी उतनी कम होगी, और आपको आपको उतनी उतनी अधिक बीमारियां जो है वो परेशान करेगी। हो सकता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, फिर उसके बाद डायबिटीज हो जाए, या किडनी से संबंधित प्रॉब्लम हो जाए, क्या कहते हैं रेनल कैलकुली वगैरह हो जाए, या फिर आपको यूट्रिन संबंधी प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हो जाए, मे भी हो सकता है कि आपको कैंसर से संबंधित प्रॉब्लम भी हो जाए। तो कुल मिलाकर के मोटापा जो है उससे हमें बचना चाहिए। जैसे जैसे मोटा अभी तो शारीरिक परिणाम मैंने बता दिया आपको कि शरीर में ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन मोटापे से मन को भी प्रॉब्लम हो सकता है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी हमें आ सकती है। जैसे कि व्यक्ति के आत्मसम्मान में कमी आ जाती है, कुछ लोग ज़्यादा मोटे जाते कहते हैं भाई ये क्या हो गया, कुछ लोग अच्छे हैं, सुंदर हैं, सुडौल है, मेरा शरीर देखो कैसा हो गया। तो ऐसे में उसके आत्मसम्मान में कमी आ जाती है, तनाव बढ़ जाता है, चिंता भी होने लगती है। ठीक है, उसके बाद मन में चिंता, डर, टेंशन रह जाता है, होने लगता है। फिर खाने पीने की भी समस्या जो है वो मोटापा की वजह से हमें देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब है अगला क्वेश्चन, ध्यान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये क्या था भैया? हाँ, ये वाला है क्वेश्चन। एक सेकंड, इसको इरेज कर दूं। ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया इसको? हाँ ठीक है, ये सही हो गया। तो देखिए दोस्तों, ध्यान मतलब बताने की आवश्यकता नहीं है। योग और ध्यान ये प्राचीन भारतीय प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जो लंबे समय से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। आप लोग रामायण देखते होंगे, महाभारत देखते होंगे, तो वहाँ ऋषि मुनि ध्यान योग लगाया करते थे। एक निश्चित मुद्रा में बैठ करके अपने आप को एकाग्रचित्त कर लेते थे। तो यही क्या है, योग और ध्यान है। हालांकि देखिए, ये योग और ध्यान जो है बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक भारतीय हिंदू धर्म या भारतीय सनातन या वैदिक धर्म में सिमट कर रह गया था। बहुत लंबे समय तक लोग, हर कोई इस योग और ध्यान को धर्मों तक ही सीमित मानता था। लेकिन बाद में शोध अध्ययन हुआ, बाद में लोगों ने माना कि ये जो ध्यान है, ये जो योग है, ये मनुष्य के स्वास्थ्य और भलाई के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। और योग और ध्यान करने से मनुष्य के स्वास्थ्य में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, मनुष्य को लाभ मिलता है। और इस वजह से हर वर्ष शायद 16 जून को, शायद 16 जून ही है, नहीं माय मिस्टेक, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष यह घोषणा की है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि पहले लोग मानते थे कि भारतीय परंपरा में ये केवल धर्मों तक सीमित है, योग ध्यान वगैरह। लेकिन बाद में लोगों ने जब शोध हुआ तो लोगों ने माना कि भैया इस ध्यान और योग का संबंध सीधे स्वास्थ्य और मन से है, और ध्यान और योग करने से स्वास्थ्य और मन को शांति पहुंचती है। तो फिर लोगों ने योग और ध्यान को अपनाया, और संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा करी। और ये जो आपको क्या कहते हैं कि ये जो घोषणा की गई, इसके माध्यम से लोगों में ये जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की गई है कि कैसे योग और ध्यान जो है वो लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने में सक्षम है। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे।
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या डिस्कस करने के लायक। इसमें अब कुछ बताने के लायक कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए, ये जो योग और ध्यान होता है, इसमें होता क्या है ना कि व्यक्ति, जैसे कि योग में क्या होता है, व्यक्ति एक जगह बैठ जाता है एकाग्रचित्त होके और अपनी आंखें बंद कर लेता है और बहुत डीपली सोचता है और अपने मन को मतलब विचलित नहीं करता है। कुल मिलाकर के व्यक्ति शांत चित्त मुद्रा में बैठ करके अपने आप को सोचता समझता है, तो उससे उसके मन को फायदा होता है और उसको बीमारियां नहीं होती है। और इसी योग ध्यान का एक दूसरा भी रूप है प्राणायाम, जिसमें कि व्यक्ति थोड़े बहुत योगासन वगैरह करता है। आप लोग करते होंगे, यूट्यूब वगैरह में देख करके करते होंगे। फिर आसन वगैरह करता है, कपाल भाती, ये वो, इस तरीके से मनुष्य जो है योग और ध्यान के माध्यम से भी अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से अब आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। क्लियर है? अब आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। कल के वीडियो में हम लोग बहुत सारे अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही हम लोग हो सके तो वीडियो सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब अभी के लिए इतना ही। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।